नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पढ़ रहे थे मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्न और जिसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्न पर रहेगा, जो एसएससी जीडी और रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं इस लेक्चर को। पहला प्रश्न दिया गया है, औसत से संबंधित है। 20 प्रक्षेपणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रक्षेपण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया। तो सही माध्य बताएं। यानी 13 और 24 लेना था, उसकी जगह पे 31 और 42 ले लिया गया है। तो ज्यादा ले लिया गया, इसलिए औसत ज्यादा आया है। तो क्या का ध्यान देंगे, ज्यादा समय न लगाते हुए प्रश्न देखते हैं। 20 प्रक्षेपणों का औसत जो है वो है 50। लेना था 13, ले लिया इन्होंने 31। लेना था 24, ले लिया 42। यानी 13 लेना था, ज्यादा ले लिया। 24 लेना था, ज्यादा ले लिया। तो ज्यादा ले लिया तो इसको क्या करेंगे, हम उतने में घटा देंगे तो हमें सही औसत मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, 31 और 42 लिया है इन्होंने। लेना था 13 और 24। तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे इनको। जब यहाँ पे घटाएंगे तो 18 निकल के आएगा, यहाँ पर 18 निकल के आएगा घटाने पर। यानी 18 इसमें और 18 इसमें ज्यादा लिया। तो ओवरऑल कितना ज्यादा लिया इन्होंने, 36 ज्यादा लिया। अब 36 योग ज्यादा लिया है और ये क्या हमारे पास 50 औसत है। तो क्या करेंगे, 36 को बांट देंगे कितने में, 20 में। तो जब 36 को 20 में बांटेंगे तो 20 से भाग करेंगे। तो 20 से जब भाग करेंगे तो 1.8, यानी औसत में 1.8 क्या कर दिया गया, बढ़ा है। किस कारण से, यहाँ पे 18 जो एक्स्ट्रा लिया गया, इस कारण से। इसी औसत को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। तो 50 में घटा देंगे 1.8 को। तो ध्यान देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखे। 50 के बाद दशमलव आकर कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। तो घटाएंगे, 10 10 में 8 गए 2। यहाँ 49 में घटा 48। तो 48.2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, यह प्रश्न साधारण ब्याज पर आधारित है। कहा गया, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में 1080 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पे बताया गया, कोई धनराशि है 2 वर्षों में 900 हो रही है और 4 वर्षों में हो रही है 1080 रुपए। तो ये ब्याज की दर कितनी होगी। तो आइए ध्यान देते हैं। तो इस प्रश्न को लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। 2 वर्ष में रहा है 900 रुपए। ये 900 रुपए हो रहा है का मतलब क्या है, मिश्र धन। कितना हो रहा है, 900 रुपए हो रहा है 2 वर्षों में। अगर 4 वर्षों की यहीं पे बात करें तो 4 वर्षों में मिश्र धन हो रहा है 1080 रुपए। याद रखेंगे यहाँ पे कैसे करना है, ध्यान दें। तो साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। यानी पहले साल अगर साधारण ब्याज 5 रुपए है तो दूसरे साल भी 5 रुपए होगा और तीसरे साल भी 5। याद रखेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर गैप कितने सालों का हो रहा है, 2 सालों का हो रहा है। तो 2 सालों में यहाँ ब्याज बढ़ा तभी तो ये 1080 हुआ। तो यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ रहा है, 180 रुपए बढ़ रहा है। तो 2 सालों में ब्याज बढ़ रहा है 180 रुपए। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 90 रुपए बढ़ेगा। अब ध्यान देंगे, 1 साल का ब्याज कितना है, 90 रुपए, 2 साल का 180। तो ये क्या हमारे पास 2 साल का मिश्र धन है। तो मूलधन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो दो मूलधन हमें नहीं पता है, साधारण ब्याज 2 साल का 180 रुपए है और 2 साल का मिश्र धन 900 रुपए बन रहा है। तो जब इसमें घटाएंगे तो 720 रुपए हो जाएगा हमारा मूलधन। 720 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन। 0 में 0 और यहाँ पे 10, 10 में 8 घटेंगे 2 और यहाँ पे 8, 8 में गए तो 7। इस प्रकार से मूलधन पता चल गया। तो मूलधन 720 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है, 90। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से दर निकल के आ जाएगी। 0 से 0, 9 8 72, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और 25 का जब आधा करेंगे तो 12.5% जो है इस प्रश्न का राइट आंसर निकल आएगा। ध्यान देंगे इस प्रश्न को। यह प्रश्न मेंसुरेशन पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग की विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे बताया गया, एक वर्ग की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण और भुजा का अनुपात बताना है। तो ध्यान देंगे, वर्ग की भुजा बताई गई कितनी, 15 सेंटीमीटर। भुजा है 15 सेंटीमीटर। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, तो सूत्र है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट में 2। तो यहां से विकर्ण निकल आएगा 15 रूट में 2। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि विकर्ण और भुजा का अनुपात बताएं। तो विकर्ण कितना है हमारे पास, 15 रूट 2, और भुजा हमारे पास कितनी है, 15।
तो अनुपात में 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2:1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं प्रश्न को। प्रश्न एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है। कहा गया है दो संख्याओं का योग 288 है और उनका जो एचसीएफ है वो 16 है। तो एचसीएफ यहाँ पे बताया गया है कितना है 16 और इन संख्याओं का योग 288 है। इसमें पूछा गया कितने युग्म संभव है। तो हम रेशियो में मान लेंगे दोनों संख्याएं कितनी है, एक ए है और दूसरी बी है। तो इनका अगर योग बात करें तो किसी भी संख्या में एचसीएफ होता ही होता है। जैसे कि बात करें 4 और 6 की, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना है 2, तो इनका अनुपात निकल के आएगा 2:3। तो हमने अनुपात में संख्याएं मानी है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये संख्या एक हो जाएगी 16a और दूसरी हो जाएगी 16b। इन दोनों को जोड़ने पर योग कितना है 288। यहां से जब 16 कॉमन करेंगे तो a प्लस b का मान कितना निकल के आएगा, 16 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में 16 एकम 16, यहाँ पे कितना बचा 12, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पे जो a प्लस b का मान निकला 18, लेकिन ये उत्तर नहीं है। यहाँ पे a प्लस b रेशियो है, तो ध्यान दें ये जोड़ने पर है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ें जिनका जोड़ 18 है, लेकिन ये जो जोड़े बनेंगे वो सहअभाज्य होने चाहिए। तो 1 और 17 सहअभाज्य है, ये बनेगा। 2 और 16 क्या है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं, इसलिए ये जोड़ा नहीं बनेगा। दूसरा 3 और 5, 3 और 15 लेंगे तो ये भी सहअभाज्य नहीं है। 4 और 14 नहीं बनेगा, 4 14 नहीं बनेगा। तो 5 और 13, 5 18 यह बन जाएगा। 6 और 12 लेंगे तो 6 और 12 क्या है, यह भाज्य है, इसलिए यह नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी सहअभाज्य आएंगी। 6 और 12 हो गया, 7 और 11। आगे ध्यान देंगे 7 के बाद 8 और 10 लेंगे तो 8 और 10 भी नहीं होगा, क्योंकि यह सहअभाज्य नहीं बन रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे 9 और 9, तो ये क्या है, यह भाज्य है, इसलिए नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो कितने जोड़े हो जाएंगे, 3 जोड़े संभव है। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को, जो कि फ्रैक्शन का है, बार वाला प्रश्न। ध्यान देंगे प्रश्न में कहा गया है कि 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार, इसका हल क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें फ्रैक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको परिमेय संख्या यानी फ्रैक्शन में बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे ये प्लस में है और ये प्लस में, तो प्लस वाले जुड़ेंगे और माइनस वाला घट जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, जो संख्या रिपीट हो रही है उसको कम से कम 2 से 3 बार लिख लेना है। तो 36 यानी 3.6 रिपीट हो रहा है, 0.36 रिपीट हो रहा है, इसको तो हम 3 बार रिपीट करा लेंगे। 3 6 3 6 हमने 3 बार रिपीट कर लिया। अब अगला है प्लस वाला, पहले लिखेंगे प्लस 1.33, ये रिपीट हो रहा है तो इसको भी 2 बार और रिपीट करा लेंगे। फिर उसके बाद माइनस करना है, इसमें 2.05 05 05 इस प्रकार से लिख देना है, यानी पहले 2 को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है। तो 6 3 9, 9 में 5 घटेंगे तो 4, 3 3 6 0 घटेगा तो 6 ही आएगा। 6 3 9, 9 में 5 घटेंगे तो 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 1 4, 4 में 2 घट गए, 2 बच जाएगा। तो ये है 2 ये इसके बाद बहुत बार रिपीट होंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.6464, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2.64 के ऊपर बार, क्योंकि 64 बार बार रिपीट हो रहा है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का प्रश्न है, जो कि मिक्स करके बनाया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आइए ध्यान देते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न को सबसे पहले ट्री मेथड से हल कर सकते हैं। पहला मेथड ट्री मेथड, तो उसको ध्यान देंगे। ट्री मेथड क्या है, तो मूलधन कितना है 5,000 रुपए, इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन कितने साल का है, 3 साल का, तो यहाँ पे 3 लाइन खींच देनी है। ठीक है, आइए आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बताया गया कि दर 10% है और 10% का मान 1/10 होता है, तो दर 10% हर साल के लिए 10% हो जाएगी 1/10। 5,000 का जब हम 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 500 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 500 आ जाएगा और यहाँ पे भी 500 आ जाएगा। पहले 3 साल का जो ये हमने निकाला, ये साधारण ब्याज है। अब इस ब्याज पर ब्याज देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट होगा। दर हमारे पास 1/10
इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब दूसरे साल से तीसरे साल जाएंगे तो इस ब्याज पर ब्याज देंगे, 1/10 दर लगेगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। अब पहले साल से डायरेक्टली तीसरे साल अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी ब्याज पर ब्याज मिलेगा, 1/10 दर लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब दूसरे साल का जो ये ब्याज है इस पर भी तीसरे साल जाएंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, 1/10 तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये जो पहली लाइन होती है ये साधारण ब्याज बताती है, बाकी जो होता है वो अंतर होता है। अब सभी को यदि जोड़ लें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बताता है, तो ये सभी हम जोड़ लेते हैं, अंतर निकल के आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 50 50 50, ये हो जाएगा 150, 150 में 5 जोड़ेंगे तो 155। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से यदि आप एग्जाम में हल करेंगे तो थोड़ा सा समय लगने वाला है। इस समय को कम करने के लिए आइए ध्यान देते हैं दूसरा मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान दें कैसे अप्लाई किया जाएगा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो है वो रेशियो पर आधारित है। तो ध्यान दें सभी, ये रेशियो कैसे निकाले जाते हैं आइए देखते हैं। इस प्रकार से एक ट्रायंगल होता है जिसको ट्रे मेथड कहते हैं। यहाँ पे लिखना आपको 1। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद यहां पर आपको 1 लिख देना है, 1 और 1 का जोड़ कितना 2 हो जाएगा। तो ये पहले साल का है और ये कितना है दूसरे साल का बन गया। अगर हमें तीसरे साल का चाहिए तो क्या करना है, 1 और 1 लिख देना है किनारों पे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 2 1 जोड़ेंगे तो 3। तो ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चौथे साल का चाहिए तो क्या करेंगे, फिर से किनारों पे 1 लिख देंगे, 3 1 4, 3 3 6 और 3 1 4। इस प्रकार से ये चौथे साल का रेशियो हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। पांचवें साल का चाहिए तो किनारों पे 1 लिख देना है, इनका जोड़ करना है, 5 6 4 10, 6 4 10 और 5 1 4 1 5। इस प्रकार से ये रेशियो बनते चले जाएंगे जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न में 3 साल के रेशियो की जरूरत है, उसी को लेंगे। तो जो 3 साल का रेशियो होता है वो होता है 3:3:1। तो इस रेशियो में अगर हम सभी रेशियो को देखें तो ये सभी रेशियो मिलकर बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये जो बाद के यानी लास्ट के जो रेशियो होते हैं, पहले रेशियो को छोड़ दें तो ये होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसी पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान दें प्रश्न कैसे हल करना है। 5,000 रुपए हमें मूलधन दिया गया है, दर है 10%। तो पहले साल कितना ब्याज होगा, 0 से 0 500। 3 साल के लिए कहा गया तो 3 बार इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर हल करेंगे 1/10 दर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब जो 3 साल का रेशियो हमारे पास है 3:3:1 है, 3:3:1 ये हमने लिख दिया। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए। चाहिए क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर सिर्फ लास्ट वाले या पहले रेशियो को छोड़कर जो बचे हैं वो बताएंगे। तो इनका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 155 रुपए निकल के आ जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इस वर्क एंड टाइम के प्रश्न को, जो कि एमडीएच के फार्मूले पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो आइए ध्यान देंगे, एमडीएच फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। 20 व्यक्ति कार्य को करते हैं 12.5 दिनों में। तो एमडीएच के फार्मूले से यहाँ पे हमने निकाला टोटल वर्क। एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 20 आदमी 20 काम, टोटल समय के साथ गुणा कर दे तो टोटल काम। तो एमडीएच के फार्मूले से अब यहाँ पे 20 आदमी जो थे इन्होंने 8 दिन तक काम किया। 8 दिन जब काम हो गया तो 8 आदमी छोड़कर चले गए। तो 20 आदमी ने 8 दिन तक काम किया, 8 आदमी छोड़कर चले गए, तो बचे कितने 12 आदमी बचे। अब 12 आदमी जो बचे हैं ये बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, हमें ये ज्ञात करना है। तो टोटल कुछ काम ये हुआ कुछ काम ये हुआ, तो टोटल काम ये हो जाएगा जोड़ने पर। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो 250 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर 8 दूनी 16, 160 प्लस 12x। 160 इधर कहा प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 12x बराबर 90। तो x का मान यहां से निकालेंगे, 12 से भाग करेंगे, 12 सती 84। यहाँ पे शेष बचा 6 दशमलव लगा देंगे, 60 12 पंचे 60। तो 7.5 यानी 7.5 दिनों में बचा हुआ कार्य पूरा करेंगे।
ध्यान देंगे यह प्रश्न मिश्रण पर आधारित है। यदि आप इस प्रश्न को आसानी से लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न में बताया गया है सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है। एक मिश्रण है इस प्रकार से, और इस मिश्रण में सेब और संतरे दोनों का है, एप्पल का भी मिश्रण है और ऑरेंज का भी मिश्रण है। लेकिन बताया गया यहाँ पर जो एप्पल है वो कितना है, एप्पल बताया गया 20% है। एप्पल कितना है, 20% है। और कहा गया दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण है, दोनों रस का एक और मिश्रण है, और एक और मिश्रण जो है दोनों रस का, उसमें ऑरेंज जो है वो 30% है, ये बताया गया है। फिर हमसे कहा गया दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में सेब और संतरे का रस 4:3 के अनुपात में हो जाता है। जब इनको एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो एप्पल और ऑरेंज का जो रेशियो है 4:3 के अनुपात में हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। कुछ प्रश्न में परसेंटेज दिया गया है और कुछ में रेशियो दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान देना है, या तो हमारा पूरा प्रश्न परसेंटेज से हल होगा या तो पूरा ही रेशियो से हल होगा। तो इस प्रश्न को रेशियो से हल करेंगे। अब रेशियो में ध्यान देंगे 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी टोटल मिश्रण 5 का है, जिसमें 1 क्या है एप्पल और 4 क्या है ऑरेंज। 1 एप्पल है 5 में से, तो 4 क्या है ऑरेंज। इसी प्रकार से 30% का मान कितना होगा, 3/10। 10 में से 3 ऑरेंज है तो 7 क्या है एप्पल। इस प्रकार से हमने रेशियो निकाल लिए। अब ध्यान देंगे इसमें मिक्सचर वाला फार्मूला या मिक्सचर वाला तरीके से हल करेंगे। टोटल मिश्रण कितना है 5 और एप्पल कितना है 1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल मिश्रण है 10 का और एप्पल कितना है 7। ये चीज ध्यान देनी, अगर इधर एप्पल लिया है तो इधर भी एप्पल ही लेंगे, अगर इधर ऑरेंज लिया है तो इधर भी ऑरेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे टोटल मिश्रण कितने का है 7 का है, जिसमें से एप्पल कितना है 4। तो क्या करना है, सभी जगह पे सेम चीजें लेनी है। तो एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल ही लेना है, ऑरेंज ले रहे हैं तो ऑरेंज ही लेना है। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। तो इनमें घटाएंगे तो 7 का 1 के साथ गुणा 7, 5 का 4 के साथ गुणा 20। तो 20 में जब 7 घटेंगे तो कितना 13, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 13/35। इस प्रकार से यहां पर घटा देंगे। 7 का गुणा 7 में 49, 10 का गुणा 40 में 4 में 40, तो 49 और 40 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 10 और 7 का गुणा 70, इस प्रकार से लिख देंगे। रेशियो बना लेंगे यहाँ पे 35 कम 35 और 35 दूना 70। तो ये 2 इधर भाग में उधर जाएंगे गुणा में, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 26। इसी रेशियो में मिलाया गया है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, यह प्रश्न ट्रेन पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ध्यान देंगे 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पे ध्यान देंगे जैसे कि 4 स्टॉपेज हैं, 1 2 3 और ये 4 बार में कितने बार रुकेगी, तो ध्यान देंगे 1 बार रुकी, यहाँ पे दूसरी बार रुकी और तीसरी बार रुकी। यहाँ पे वो कितने बार आराम कर रही है, 3 बार आराम करेगी। कितने में 4 डिस्टेंस में से 3 बार आराम करेगी या रुकेगी। तो ध्यान दें यहाँ पे 600 किलोमीटर में कितने 75 किलोमीटर होंगे, भाग कर लेंगे। तो 75 किलोमीटर में 1 बार रुकती है, तो 600 में कितने बार रुकेगी, तो 600 में कितने बार रुकेगी, 8 बार रुकेगी। कितने बार, 8 बार। लेकिन हमें क्या करना है, जब अंतिम बार वो पहुंच जाएगी तो वो रुके सोए कुछ भी करे, इसलिए क्या करेंगे हम एक माइनस करेंगे। तो जो आएगा 7, वो 7 बार रुकेगी। पता चल गया कि विश्राम कितने बार करेगी, 7 बार या 7 बार रुकेगी। आइए ध्यान देते हैं 600 किलोमीटर जाना है, चाल कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वह बिना रुके जाए तो कितना समय लेगी, तो 0 से 0 कट गया, 6 घंटे लेगी। लेकिन वो रुक रही है, कितने बार रुकेगी, 7 बार रुकेगी। तो 1 बार रुकने में 3 मिनट, तो 7 बार रुकने में 7 गुणा में 3 मिनट। इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो 6 घंटे प्लस 7 रुक 21 मिनट, तो 6 घंटे 21 मिनट का समय लगने वाला है। जो प्रश्न में आंसर दिया गया है वो मिनट में दिया गया, इसलिए क्या करेंगे मिनट में बदल लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 360 मिनट में बदल जाएगा।
और प्लस में 21 मिनट, इनको जोड़ लेंगे, 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 381 मिनट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न नाव और धारा पर आधारित है। कहा गया एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे धारा की चाल बताई गई है, स्टीम की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्थिर जल में एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आदमी की चाल बताई गई है, नाव की चाल बताई गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय, यानी धारा की दिशा में चलना, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में चलना है। तो आपको पता है कि जिस दिशा में धारा बहेगी उसी दिशा में अगर चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, जुड़ जाएगी। तो 6 और 3 मिलाकर 9 किलोमीटर प्रति घंटे ये नई चाल हो जाएगी जब धारा की दिशा में चलेंगे। अब कहा गया है कि 37 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है 37 किलोमीटर और चाल हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36, शेष कितना बचा, 1 बटे में 9, तो 9 सही 1 बटे 4 घंटे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इस मेंसुरेशन के प्रश्न को। वर्ग पर आधारित है, इसमें चाल समय को भी शामिल किया गया है। प्रश्न में कहा गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर बताया गया है 7200 मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, कहा गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही साइकिल द्वारा विकर्णवत पार करने में कितना समय लेगा। तो इस प्रकार से एक मैदान बताया गया है जो कि वर्गाकार है और यहाँ पर एक साइकिल चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसे विकर्णवत क्रॉस करना है तो कितना समय लेगा। तो विकर्णवत मतलब इस प्रकार से क्रॉस करना है। यदि इसका मान पता हो तो हम फार्मूला लगाकर हल कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो इसका मान निकालना है, तो ये क्या है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट में 2, भुजा और रूट में 2। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे वहां से निकालकर। तो ए का मान ध्यान देंगे, ए बराबर होगा अंडर रूट में, क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो रूट चला गया, ये हो जाएगा 2 गुणा में 4, 4 दूनी 8, 8 9 72 गुणा में 100। 2 किसी का वर्ग नहीं होता है इसलिए 2 नहीं निकलेगा, 4 2 का वर्ग होता है निकल आएगा, 9 3 का होता है, 100 10 का होता है और 2 नहीं होता तो 2 रूट में ही रहेगा। तो 10 या 30 दुनाई 60, तो यहाँ पे 60 रूट 2 आ जाएगा। ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे लिख दिया जाएगा 60 रूट में 2 और ये रूट आ जाएगा इधर गुणा में, तो रूट और रूट गुणा में कैंसिल हो जाते हैं तो बचेगा 2। तो 2 और 60 का गुणा कितना, 120 निकल के आ जाएगा। अब 120 क्या आया है, तो विकर्ण की लंबाई 120 मीटर हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी 120 मीटर है, चाल जो दी गई हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए चाल को 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करें। तो 5 को 20 और 20 छक्का 120, तो ये बटे के नीचे बटे में 18 है तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 18 छंग 1800 108 सेकेंड। लेकिन जो हमारा प्रश्न का आंसर है ऑप्शन में वह मिनट में दिया गया है, तो इसको मिनट में बदलेंगे। मिनट में कैसे बदलेंगे, आइए ध्यान देंगे, 108 में भाग करेंगे 60 से तो ये मिनट में बदल जाएगा। इसमें देखेंगे कितने बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 60 से जब भाग करेंगे तो 60 दुनाई 120, यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसको काट ही लेते हैं क्योंकि सही बटे में भी आंसर दिया गया है। तो 4 से काट ले 15 बार में, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, भाग करेंगे 15 एकम 15, अभी 3 से कट जाएगा, 3 पछे 15 और 3 नवा 27, तो 9 बटे में 5 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न चुनाव पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी जो मतदाता सूची है इसमें 75% लोगों ने मत डाले, 2% मत
अवैध घोषित कर दिए गए, यानी अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, 9261 मत मिले, जो 75% मतों के बराबर हैं, जो 75% वैध मतों के बराबर हैं। तो मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या है? आइए ध्यान देंगे। मतदाता सूची में हमने मान लिया टोटल संख्या कितनी है, x, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है और एक लाइन का प्रश्न है। यदि आपको कैलकुलेशन आती है तो यह प्रश्न 5 से 10 सेकंड के बीच का ही है। आइए ध्यान देंगे। मान लिया मतदाता सूची में x मत हैं, कितने, x मत। अब ध्यान देंगे, मतदाता सूची में से 75% लोगों ने मत डाले, तो टोटल x थे, इसमें 75% लोगों ने मत डाले, तो 75% हटाएंगे नीचे 100। फिर कहा गया 2% जो वोट थे वो अमान्य घोषित कर दिए गए। 2 अमान्य हैं तो मान्य कितने हैं, 98%। तो बच्चे जो अमान्य हैं वो 98% वोट हैं। अब आगे हमसे कहा गया कि एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त करता है जो 75% मतों के बराबर हैं। तो वैध मतों के 75%, ये 75 हो गया, 75% के बराबर है कितने, 9261 मत। इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, इस प्रकार से हल कर लेंगे। 2 से काटेंगे 2 बार में और 2 से इसको 49 बार में। अब ऊपर कुछ कटने वाला नहीं, तो ये इधर गुणा में, उधर जाएंगे भाग में, तो डायरेक्टली यहीं से काट लेंगे। 3 तक का 9, 9 से काटेंगे 9 दहम 90, कितना बचा यहाँ 2, 9 दूनी 18, 8 26, 9 9 या 81। अब यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 49, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 4 7 7 49। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यहाँ पे 21 आ गया। तो ये 4 दूनी 800, भाग में उधर जाएंगे गुणा में, तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणा में 800। तो जो x का मान आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, 16,800 मत टोटल मतदाता सूची में थे। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।